Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I'm senior assistant professor in ABS Engineering College in Electrical and Electronics Engineering Department. ये टॉपिक मैंने उठाया स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन से। क्लियर? ठीक है, तो स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन में फोर्थ यूनिट में एक टॉपिक है साइनसोइडल परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर। क्लियर? तो आज हम इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। ठीक, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें साइनसोइडल परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर की। क्लियर? हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो स्टेटर का कंस्ट्रक्शन होता है, स्टेटर कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू सिंक्रोनस। जो सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर कंस्ट्रक्शन होता है उसी के सिमिलर होता है। बस यहाँ पे जो वाइंडिंग जो होती है, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, वो साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आर्मेचर वाइंडिंग साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? ठीक है, अगर हम बात करें रोटर की, तो रोटर का कंस्ट्रक्शन ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो परमानेंट मैग्नेट कंस्ट्रक्शन होता है। यानी परमानेंट मैग्नेट हम यूज करते हैं, सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? ठीक है, ठीक, परमानेंट मैग्नेट ऑब्वियस सी बात है, सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? ठीक है, तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बना रखा है। जनरली जो कन्वेंशनली हम यूज करते हैं वो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है। क्लियर? रोटर, और वो सैलिएंट पोल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके पोल सू पे ये एक स्क्वायरल केज टाइप कंस्ट्रक्शन होता है। क्लियर? यानी जो पोल सू है, इस पोल सू पे बार इंसर्ट करने के लिए, यानी एक कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यहाँ पे हम यूज करेंगे ताकि ये एक स्क्वायरल केज कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सके। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि स्क्यूड नेचर का रहता है। आपको भी पता है स्क्वायर के जो इंडक्शन मोटर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि स्क्यूड नेचर होता है। स्क्यूड नेचर इसलिए होता है ताकि मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग को अवॉइड किया जा सके। मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग अवॉइड होगी तो आपका क्या होगा, रोटर मोशन में आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो मोशन में नहीं आ पाएगा। तो कन्वेंशनली जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसके पोल सू पे स्क्वायरल केज टाइप वाइंडिंग होती है पोल सू पे। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर हम बात करें परमानेंट मैग्नेट की, चूंकि बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल यूज हो रहे हैं, एडवांसमेंट इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहा है, तो इन सब की वजह से और भी चेंजेस आ रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को डिजाइन करने में। क्लियर? ठीक है, एडवांसमेंट की वजह से तो ये मैंने 3-4 स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। ये तो एक कन्वेंशनल हो गया अप्रोच। ये है आपका इंटीरियर टाइप परमानेंट मैग्नेट, यानी यहाँ पे जो रोटर है, रोटर के इंटीरियर में आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, आपका परमानेंट मैग्नेट है। और ये अपोजिट पोल्स के होते हैं, जैसे ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है तो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट साउथ एंड नॉर्थ पोल। ये अल्टरनेट वे में होते हैं ताकि एक प्रॉपर रोटेशन आपको मिल सके। क्लियर? तो ये एक इंटीरियर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये किस वजह से मिल रहा है आपको? ठीक, तो देखते हैं इसको किस वजह से मिलता है। ये बस कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, थोड़ा सा बस बेसिक आइडिया लेना है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। क्लियर? ठीक है, तो एडवांसमेंट इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेयर अर्थ मटेरियल का जो इन्वेंशन हो रहा है, यानी परमानेंट मैग्नेट, जो मैग्नेटिक इफेक्ट मटेरियल जो इन्वेंट किए जा रहे हैं, क्लियर, उसकी वजह से थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया है, आप रोटर के अलग अलग कंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं। कन्वेंशनल अप्रोच क्या है, सैलिएंट पोल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके पोल सू पे स्क्वायरल केज वाइंडिंग होती है जिसका नेचर क्या होता है, कंसंट्रेटेड। ये आपका एक कन्वेंशनल अप्रोच है। क्लियर? ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्थ मटेरियल की वजह से रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत तरीके से डिजाइन किया गया है, बहुत अलग अलग तरीके से। ठीक है, हम यहाँ पे 2-3 मतलब स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाए यहाँ पे। क्लियर? एक है तुम्हारा इंटीरियर। क्लियर? ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इंटीरियर मैग्नेट का स्ट्रक्चर है।
ये जो स्ट्रक्चर ये इंटीरियर मैग्नेट है, यानी एक रोटर पोल आपने लिया हुआ है जो मैग्नेट है उसके इंटीरियर में फिट किया गया है। क्लियर, ठीक है। और ये अल्टरनेट नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट करता हुआ जाएगा। दूसरा सरफेस मैग्नेट, सरफेस मैग्नेट अगर हम यहां पे देखें तो ये जो आपका रोटर है, रोटर के सरफेस पे हमने मैग्नेट यूज किया हुआ है। क्लियर, जो परमानेंट मैग्नेट है वो रोटर के सरफेस पे यूज किया गया है, तो इसलिए हम इसको सरफेस मैग्नेट टाइप स्ट्रक्चर बोल देंगे। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा आप यहां पे देख रहे होंगे कि एक तो रोटर के सरफेस पे और एक रोटर के पेरिफेरी के अंदर, जिसको हम इनसेट मैग्नेट भी कहते हैं। क्लियर, इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर होते हैं एक्सेट्रा। क्लियर, इसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिड मैग्नेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, यानी अंदर ही ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने दो तीन स्ट्रक्चर आपको बता दिए हैं कि हाँ, रोटर को आप ऐसे डिजाइन कर सकते हैं परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर के लिए। बेसिकली साइनसोइडल की बात हम करेंगे तो उस केस में हमें क्या देखना है कि हमारा सारा नेचर साइनसोइडल होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। इस मोटर को एक और हम नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रशलेस, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रशलेस परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। इसका एक ये भी नाम है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहीं कहीं PMSM भी बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। क्लियर, तो साइनसोइडल का मतलब क्या हो गया, पूरा नेचर साइनसोइडल होना चाहिए। क्लियर, और कोई वेवफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो आपके सिलेबस में केवल साइनसोइडल है, तो साइनसोइडल के केस में हम देखेंगे कि कैसे हमारा टॉर्क डेवलप होता है, तो उस टॉर्क का क्या फॉर्मूला आता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कितने तरह से आप रोटर का कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं मैथमेटिकल टर्म की, यानी टॉर्क का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, आपका जो EMF आएगा वो क्या आएगा। इसका एक और नाम आपको क्लियर हो गया, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर या PMSM। क्लियर, ठीक है। तो ड्यू टू द स्ट्रक्चर, क्लियर, जो आपका स्टेटर का स्ट्रक्चर है और आपका जो रोटर का स्ट्रक्चर है, चूंकि वो परमानेंट मैग्नेट टाइप है, तो साइनसोइडल परमानेंट मैग्नेट AC मोटर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो चीज मैं बता रहा हूं। ड्यू टू द स्ट्रक्चर इट हैज, साइनसोइडल परमानेंट मैग्नेट होने के लिए क्या होना चाहिए, साइनसोइडल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। जो भी आप पॉलीफेज इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, जनरली हम 3 फेज की अगर बात करते हैं तो 3 फेज अगर हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आई की वैल्यू अगर Im sin ओमेगा टी है तो IB की वैल्यू क्या होगी, sin ओमेगा टी माइनस 120, IC की वैल्यू क्या होगी, sin ओमेगा टी प्लस 120, वो चीज होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका एयर गैप फ्लक्स है, क्लियर, ये भी क्या होना चाहिए, साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर गैप फ्लक्स होना चाहिए। ये चीज तो होनी ही चाहिए। ये तो इलेक्ट्रिकल टर्म की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल टर्म में ये चीज तो होनी चाहिए। इसके अलावा मैकेनिकली भी ये साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यानी जो आपके स्टेटर कंडक्टर्स हैं, जो स्टेटर कंडक्टर्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, मस्ट बी साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। मेन पॉइंट ये है कि आप जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लेंगे, क्लियर, स्टेटर पे, वो भी साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये दो चीजें तो हम लोग पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, लेकिन जो आर्मेचर वाइंडिंग, जो हम कंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे, जो आप स्टेटर का वाइंडिंग लेंगे, वो भी साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए पूरी पेरिफेरी पे, यानी मैकेनिकली भी ये क्या होना चाहिए, साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली चीजें हैं कि जो साइनसोइडल परमानेंट मैग्नेट AC मोटर होने की पुष्टि करता है। क्लियर, तो अब हम देखेंगे कि टॉर्क और EMF का इक्वेशन क्या आएगा। क्लियर, तो हमने यहां पे ये देख लिया कि एयर गैप फ्लक्स, करंट और वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो भी साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। क्लियर, तो हम यहां पे निकालने जा रहे हैं, ये आइडियल बेस पे ही हम बात कर रहे हैं, टॉर्क इक्वेशन
क्लियर, हम टॉर्क की वैल्यू निकालने जा रहे हैं फॉर साइनसोइडल परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर। क्लियर, यहां पे मैंने एक आइडियल परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर, स्टेटर पार्ट, दिस इज द रोटर पार्ट, परमानेंट मैग्नेट, हाफ पोर्शन ये नॉर्थ पोल को इन्फ्लुएंस में है और ये हाफ पोर्शन साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में है। क्लियर, ये आपका वाइंडिंग, स्टेटर की वाइंडिंग जो कि साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपका आर्मेचर कंडक्टर का एक्सिस होता है। दिस इज द कंडक्टर एक्सिस। क्लियर, कंडक्टर एक्सिस के अलावा देखो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो एक तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है आपका जो कंडक्टर का वैल्यू है वो भी साइनसोइडली इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर, तो ये भी क्या हो गया, कंडक्टर भी साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एम्पियर टर्न्स भी एक तरह से साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर, तो हमने क्या किया यहाँ पे आप लोग बस एक बार समझने की कोशिश करिएगा। ये कंडक्टर एक्सिस है, इसको एज ए रेफरेंस लिया हमने, इस रेफरेंस पे, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, ये जो डायरेक्ट एक्सिस बन रहा है ये नॉर्थ और साउथ पोल के डायरेक्शन में बनता है, यानी साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जो एक्सिस होता है मोटर केस में वो डायरेक्ट एक्सिस होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है, जिसको हम फील्ड एक्सिस भी कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो कंडक्टर एक्सिस से हमने एंगल थीटा पे डी थीटा एक सेक्शन लिया। क्लियर, एंगल थीटा पे डी थीटा एक सेक्शन लिया, यानी डी थीटा कटिंग की हमने आर्मेचर कंडक्टर की। यानी अगर आप माने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इसको रेफरेंस लिया। क्लियर, ठीक है, इसको रेफरेंस लेने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन हमने कट कर दिया है, उस कटिंग सेक्शन को हमने मान लिया कि वो सेक्शन डी थीटा। क्लियर, अब हम डी थीटा चूंकि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस डी थीटा के सेक्शन पे क्या नंबर ऑफ टर्न्स आएगा क्या नहीं आएगा वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टॉर्क। क्लियर, तो टॉर्क ऑलरेडी आपको वर्किंग प्रिंसिपल पता है, टॉर्क किसकी वजह से निकलता है, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर, ठीक है, तो इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, टॉर्क इज डेवलप्ड ड्यू टू the interaction of magnetic flux and stator ampere turns या stator ampere current conductor distribution, magnetic flux and stator ampere कंडक्टर्स कई जगह बोलते हैं, कई जगह एम्पियर टर्न्स बोलते हैं। क्लियर, इंटरेक्शन, ये जो आपका साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग है। क्लियर, इसका जो एम्पियर कंडक्टर्स आ रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स से इंटरेक्ट करेगा, उसकी वजह से आपका रिलेटिव टॉर्क डेवलप होगा, आपका रोटर मोशन में आएगा। क्लियर, परमानेंट मैग्नेट पोल की वजह से तो डायरेक्ट एक्सिस आपका फिक्स ही है, मतलब साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, उस हिसाब से आपका जैसे जैसे मूवमेंट करेगा उस हिसाब से आपका जो डी एक्सिस है वो भी रिवॉल्व होती रहेगी। क्लियर, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल का जो पोजीशन होता है वो फिक्स होता है, वो पोल चेंजेस नहीं होता। क्लियर, ठीक है, तो यहां पे हम ड्राइव करने जा रहे हैं टॉर्क इक्वेशन को। तो टॉर्क इक्वेशन ड्राइव करने से पहले हमने यहाँ पे एजम्पशन लिया है, एज्यूम किया है कि ये टू पोल मशीन है। टू पोल मशीन का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ, अगर पोल पेयर की बात करें, नंबर ऑफ पोल पेयर की बात करें, पोल पेयर का मतलब क्या हो गया, एक पेयर में कितने पोल होते हैं, दो पोल। तो नंबर ऑफ पोल पेयर यहाँ पे हम पी ले रहे हैं, क्योंकि चूंकि परमानेंट मैग्नेट है तो परमानेंट मैग्नेट में पोल पेयर का ही लॉजिक आता है, तो इसलिए हमने मैथमेटिकल टर्म में इसको पोल पेयर से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो नंबर ऑफ पोल पेयर कितना हो जाएगा, 1। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। टोटल नंबर ऑफ पोल्स की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ पोल्स क्या हो जाएगा, चूंकि पेयर है तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स दिखेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टू पोल मशीन है, यानी एक पोल पेयर है। एक पोल पेयर का मतलब टोटल नंबर ऑफ पोल्स मस्ट बी इक्वल टू 2। तो अगर हम इस कंडीशन में बात करें तो थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स बाई 2 इंटू थीटा मैकेनिकल। तो नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। तो एक तरह से थीटा इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या आ गई, थीटा मैकेनिकल के बराबर, और इसको हमने मान लिया थीटा। तो यहाँ पे चूंकि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी इसको समझाना आसान है, तो हमने यहाँ पे चूंकि आप इलेक्ट्रिकल टर्म में सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 पोल पेयर मशीन सिस्टम को ही लेके चल रहे हैं और डेरिवेशन कर रहे हैं।
बाद में अगर हमें एक पी पोल पेयर के लिए हमें निकालना होगा तो उस कंडीशन में आपको ही पता है कि फ्लक्स पर पोल निकालते हैं हम लोग, तो सिंपली जो फ्लक्स आएगा उसमें हमें पोल से या पोल पेयर से डिवाइड कर देना। क्योंकि यहाँ पे हम पोल पेयर का लॉजिक लेके चल रहे हैं तो हम पोल पेयर यानी पी से डिवाइड करके वो आगे हम देखेंगे कैसे होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्लियर रहे हैं कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए ही पूरा पूरा कर रहे हैं। क्लियर है चीज? ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हम ये माने NS टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है स्टेटर वाइंडिंग का, जो स्टेटर वाइंडिंग है उसका टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, तो नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में क्या आएगा? हाफ। क्लियर? और साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में क्या आएगा? हाफ। क्लियर? यानी NS/2 कंडक्टर जो आएंगे वो क्या आएंगे? नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में आएंगे और NS/2 साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आएंगे। हम बात कर रहे हैं यहां पे कि इस डी थीटा जो आपका पोर्शन है, इस डी थीटा पोर्शन के लिए आपका नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? क्लियर? चूंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स है एनपी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? NS/2 इंटू साइन थीटा। मैंने क्या बोला था? ये साइनसोइडली ये डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? तो एनपी की वैल्यू क्या है? NS/2 साइन थीटा के बराबर है, क्योंकि साइनसोइडली ये इस रेफरेंस से डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता ही जा रहा है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है अप टू एंगल π/2। क्लियर? यहां 0 से लेकर π/2 तक। क्लियर? एनपी के लिए क्या है? NS/2 साइन थीटा के बराबर है, लेकिन डी थीटा सेक्शन के लिए कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स? तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स बोल लें या टर्न्स बोल लें, बात बराबर है यहाँ पे। क्लियर? बस नंबर ऑफ कंडक्टर केस में चूंकि 2 टाइम्स हो जाता है तो इसलिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर्स ही लेके चल रहे हैं। क्लियर? तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? NS/2 साइन थीटा डी थीटा। ये किसके लिए निकाला? फॉर डी थीटा सेक्शन। डी थीटा सेक्शन के लिए आपका जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स आ जाएगा वो NS/2 साइन थीटा डी थीटा के बराबर हो जाएगा। ये हमने मान लिया कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर? तो यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा कि जो डी थीटा सेक्शन है, चूंकि साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूशन है तो एनपी की वैल्यू NS/2 साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। क्लियर? अगर पूरा हम पेरिफेरी कवर करेंगे तो उस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्या होंगे? NS/2 के बराबर होगा, क्योंकि हाफ में डिवाइडेड है वो। क्लियर? तो चूंकि साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन थीटा लिया। चूंकि ये मैकेनिकली होता है तो थीटा m आता है, यहाँ पे थीटा m की वैल्यू हम p/2 मतलब थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू p/2 थीटा हम यहाँ पे पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल की वैल्यू सेम है तो हम यहाँ पे साइन थीटा ही पुट करके चल रहे हैं। बाद में पोल पेयर से हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर? तो हम इलेक्ट्रिकल डिग्री के टर्म में ही सब कुछ लेके चल रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो NS/2 साइन थीटा डी थीटा आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे डी एक्सिस के अलाउंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी के बराबर है, क्योंकि जो मोस्ट कंसंट्रेशन होता है फील्ड का वो डायरेक्ट एक्सिस के अलाउंग होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ये भी आपने पढ़ रखा है। क्लियर? अब इस डी एक्सिस फील्ड का जो इन्फ्लुएंस आएगा डी थीटा पोर्शन पे, इन्फ्लुएंस और वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ऑन डी थीटा सेक्शन, ये हमें निकालना है। क्लियर? ये निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस डी थीटा सेक्शन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगा। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालते हैं हम जरा। यहां पे आपको क्लियर हो भी रहा होगा। देखो यहां पे ये आपका बी है, ये हमने एज्यूम कर लिया ये बी है। क्लियर? डी एक्सिस के अलावा। क्लियर? और ये आपका एंगल अल्फा है। क्लियर? और ये जो डी थीटा सेक्शन कट हुआ है, इस ये एंगल कितना बना रहा है? एंगल थीटा के बराबर। आपको दिख भी रहा होगा ये एंगल थीटा है और डी थीटा सेक्शन इसका है, तो ये एंगल कितना आएगा? थीटा माइनस अल्फा के बराबर। तो ये इसका जो कंपोनेंट आएगा इस एक्सिस के अलावा कितना आएगा? बी कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये देखो ये जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये क्रॉस कंपोनेंट तो इस पे इन्फ्लुएंस डालेगा नहीं,
जो उसके परपेंडिकुलर है, कौन सा कंपोनेंट डालेगा, जो उसके सेम फेज में होगा। तो इस कंपोनेंट का यानी बी का जो कंपोनेंट है इसके अलोंग, यानी आपका जो डी थीटा सेक्शन जहां पे हमें मिल रहा है उसके अलोंग क्या आएगा, एक तरह से बी थीटा की वैल्यू बी इंटू कॉस, एंगल कितना है थीटा माइनस अल्फा के बराबर, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा, क्लियर। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, बी साइन थीटा माइनस अल्फा। लेकिन जो इन्फ्लुएंस कर रहा है फील्ड वो कौन सा कर रहा है, जो उसके फेज में, यानी बी कॉस थीटा माइनस अल्फा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस कर रही है उस डी थीटा सेक्शन को, वो कितना है, बी कॉस थीटा माइनस अल्फा, यानी क्वेश्चन नंबर हमने इसको 3 मान लिया, क्लियर, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, हमें क्या मिल गया, हमें ns/2 यानी नंबर ऑफ टर्न्स मिल गया, क्लियर। अगर हम बात करें एमएमएफ की, यानी एम्पियर कंडक्टर्स की, तो एम्पियर कंडक्टर्स फॉर डी थीटा क्या हो जाएगा, आपको पता है कि करंट की वैल्यू हमने मान लिया आई है, और एम्पियर कंडक्टर डी थीटा के लिए कितना है, ns/2 साइन थीटा डी थीटा के बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर कंडक्टर, इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। तो हमें एम्पियर कंडक्टर्स भी पता चल गया कि उस डी थीटा सेक्शन के लिए हमारा एम्पियर कंडक्टर ये होगा, क्लियर। अगर हम बात करें, देखो हमें टॉर्क निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा, फोर्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा, F = I/L/B, क्लियर। जहां पे I और B क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्लियर। यहां भी वही लॉजिक है, ठीक है। अगर तुम बात करो यहां पे, देखो करंट यहां पे बाहर की तरफ निकल रहा है, यहां पे अंदर की तरफ जा रहा है, क्लियर। करंट देखो यहां पे इस सेक्शन पे हमने एक कंडक्टर को शो किया हुआ है, करंट इनवर्ड है और यहां पे करंट आउटवर्ड है, क्लियर, ठीक है। तो IL क्रॉस B होता क्या है तुम्हारा, IL क्रॉस B। तो हमने यहां पे मान लिया है कि L इज द लेंथ ऑफ मोटर, एक्सियल लेंथ ऑफ मोटर जो है वो L है, क्लियर। और R1 यहां पे इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ मोटर, क्लियर। तो रेडियस ऑफ मोटर R1 है, क्लियर, और लेंथ ऑफ मोटर L है, क्लियर। तो यहां पे अगर तुम देखो, यहां पे IL क्रॉस B का लॉजिक हम लगा रहे हैं यहां पे, क्लियर। तो इस चीज का ध्यान रखना, B का डायरेक्शन क्या है, ये जो डायरेक्शन है यही आपका फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्लियर। तो आप राइट हैंड रूल से आप निकाल सकते हैं ये चीज, ठीक है। देखो यहां पे अगर हम देखें, यहां पे करंट हमारा अंगूठा जो हमारा थंब है वो करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, हमारे बी के डायरेक्शन को क्या बता रहा है, ये फिंगर, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो फिंगर है वो किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा, IL क्रॉस B, आई के क्रॉस, लेंथ के क्रॉस तो करंट फ्लो हो रहा है, यानी यहां से करंट फ्लो होके आ रहा है और ये अंदर जा रहा है, क्लियर। तो इस पार्ट में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सब जगह आउटवर्ड होगा। तो I, क्लियर, B, IL क्रॉस B, तो ये जो उंगली है वो किसके डायरेक्शन में होगी, फोर्स के डायरेक्शन में, क्लियर। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंटरमीडिएट की चीज है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, I की वैल्यू मतलब क्या हो गया, एम्पियर कंडक्टर्स की हम बात करेंगे, I × ns/2 साइन थीटा डी थीटा, ये आपका पूरा का पूरा एम्पियर कंडक्टर्स हो गया, क्लियर। इस डी थीटा सेक्शन के लिए कितना करंट है ये एम्पियर कंडक्टर ही बताता है, इनटू लेंथ कितना है, L है, B की वैल्यू क्या है, B थीटा के बराबर, क्लियर। इस सेगमेंट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्ट हो रही है वो क्या है, B cos थीटा माइनस अल्फा के बराबर। वैल्यू पुट करो यहां पे, तो F की वैल्यू आ जाएगी I ns/2 साइन थीटा L इंटू बी थीटा की वैल्यू B cos थीटा माइनस अल्फा इंटू डी थीटा, क्लियर, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसको थोड़ा सा हम बस अरेंज कर दें, तो F की वैल्यू आ जाएगी फोर्स I ns/2 L B साइन थीटा cos थीटा माइनस अल्फा इंटू डी थीटा, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका आ गया फोर्स, हमें फोर्स पता चल गया, इक्वेशन नंबर 5। हमें निकालना क्या है, हमें मतलब है टॉर्क से, हमें फोर्स से मतलब नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि जब इस पे एक
टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, ये फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है, ये एक मैग्नेट पे लग रहा है और सेम फोर्स क्या होगा दूसरे मैग्नेट पे भी लगेगा, यानी जो नेट फोर्स उस कंडक्टर पे, नेट फोर्स की वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा वो क्या डेवलप होगा, F इंटू आर वन, अगर रेडियस R1 है तो F इंटू आर वन प्लस F इंटू आर वन। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, 0 से पाई बाई 2 का हम ले रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा पेरीफेरी एक पोल पिच का होता है, एक पोल पिच का मतलब 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का। क्लियर? तो उस पोल पिच के लिए चूंकि हमने हाफ ऑफ पोल पिच लिया है तो उस कंडीशन में F इंटू आर वन एक टॉर्क आ रहा है, तो पूरे पोल पिच के लिए क्या हो जाएगा F इंटू आर वन प्लस F इंटू आर वन, यानी 2 टाइम्स ऑफ F इंटू आर वन जो टॉर्क है उस कंडक्टर पे डेवलप होगा। क्लियर? यानी ये जो कंडक्टर हमने दिखाया है इस कंडक्टर पे ये टॉर्क डेवलप होगा। क्लियर? तो उसी का जो अपोजिट रिएक्शन है, क्लियर, एक्शन रिएक्शन, अगर टॉर्क डेवलप हो रहा है तो क्या करेगा वो अपोजिट फोर्स, अपोजिट टॉर्क डेवलप करेगा दूसरे बॉडी पे, यानी स्टेटर पे जितना आपका टॉर्क लग रहा है वही सेम टॉर्क क्या करेगा वो रिएक्शन देगा किस पे, रोटर पे। यानी आपका जो रोटर पे टॉर्क डेवलप होगा, अगर इसका डायरेक्शन हम मान ले कि जो स्टेटर पे लग रहा है वो क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियस सी बात है रोटर पे जो टॉर्क डेवलप होगा ड्यू टू द एक्शन रिएक्शन टॉर्क, द टॉर्क डेवलप्ड ऑन रोटर साइड, रोटर साइड में जो टॉर्क डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि F इंटू आर वन प्लस F इंटू आर वन, 2F आर वन क्या हो रहा है आपके स्टेटर कंडक्टर पे लग रहा है, तो जो मोटर पे टॉर्क डेवलप होगा वो माइनस 2 टाइम्स ऑफ F इंटू आर वन हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टेटर कंडक्टर पे क्लॉकवाइज लग रहा है वो, तो रोटर पे उसका अपोजिट में वो एक्ट होगा और वो क्या हो जाएगा, वो माइनस 2 टाइम्स ऑफ F इंटू आर वन के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो वैल्यू यहाँ पे पुट करें, F की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो F की वैल्यू क्या है यहाँ पे, और ये हमने मान लिया dt है। क्लियर? क्योंकि डी थीटा सेक्शन पे ही लग रहा है, तो माइनस 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है I NS बाई 2 L B साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू डी थीटा इंटू आर वन। क्लियर? तो हमें सारी वैल्यू पता चल गई है, वैल्यू हमने पुट कर दिया है, अब हमें बस लिमिट पुट करना है टू कैलकुलेट द नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा 0 से t dt। क्लियर? इंडिकेशन कहां से कहां करेंगे हम, 0 से शुरू होंगे और कहां तक आ रहे हैं हाफ पोल पीस तक, क्योंकि पाई बाई 2 एंगल के लिए लेंगे और वो पूरा पूरा आपको पेरीफेरी का वो बता रहा है। क्लियर? क्योंकि जीरो वैल्यू से हम मैक्सिमम वैल्यू अप्रोच कर रहे हैं, तो 0 से लेके पाई बाई 2। क्लियर? वैल्यू कितनी है इसकी माइनस 2 I इंटू NS बाई 2 L B आर वन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू डी थीटा। क्लियर? तो इसको हम जरा इंटीग्रेट करें, आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे सिंपली क्या करना है, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये सारे कांस्टेंट टर्म है, सारे फिक्स टर्म है, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं I NS L B आर वन बाई 2, और यहां पे हमने 2 को अंदर ही रखा है, तो 0 बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा डी थीटा। ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, माइनस I NS L B आर वन बाई 2 0 से पाई बाई 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन ए माइनस बी यानी साइन अल्फा। क्लियर? डी थीटा। क्लियर? हम इसको इंडिकेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, आप पुट करके देख सकते हैं। क्लियर? कॉस 2 थीटा माइनस अल्फा आएगा, फिर आप वैल्यू पाई पुट करेंगे तो उस कंडीशन में भी कॉस अल्फा आएगा, और जब आप 0 पुट करेंगे तो उस कंडीशन में भी कॉस अल्फा आएगा, तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन अल्फा चूंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि इस रेफरेंस एक्सिस से डी एक्सिस तो फिक्स रहेगा, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है फिक्स क्वांटिटी है। क्लियर? जब साइन अल्फा फिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आप एक करके जरूर देखिएगा। क्लियर? ठीक है? तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस I NS
एल बी आर वन बाई 2 इंटू साइन अल्फा पाई बाई 2 माइनस 0 यानी इंटू पाई बाई 2, यानी क्या आ जाएगा आपका ये माइनस आई एन एस एल बी आर वन पाई बाई 4 इंटू साइन अल्फा। क्लियर? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप माइनस साइन यहां पे है तो इस माइनस साइन को आप यहां पे भी लिख सकते हैं माइनस अल्फा। क्लियर? ये आपका टॉर्क हो गया। अगर मैं पूछूं कि आपको टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब साइन माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। साइन माइनस अल्फा की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हो गया, साइन अल्फा की वैल्यू माइनस 1 हो जाए, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, माइनस पाई बाई 2। क्लियर? तो अल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंगल पे, ये चीज ध्यान रखिएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, यानी डी एक्सिस अगर रेफरेंस एक्सिस से 90 डिग्री लैग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज डी एक्सिस लैग्स बिहाइंड रेफरेंस एक्सिस। जो हमने रेफरेंस एक्सिस माना था, रेफरेंस एक्सिस मतलब एम्पियर कंडक्टर एक्सिस। क्लियर? अगर उससे 90 डिग्री लैग कर रहा है, लैग्स बिहाइंड रेफरेंस एक्सिस बाय 90 डिग्री, देन द डेवलप टॉर्क इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क। यानी आपको मैक्सिमम टॉर्क तभी मिलेगा जब जो आपका डी एक्सिस है वो इस एक्सिस के अलावा हो, यानी कंडक्टर एक्सिस से 90 डिग्री लैग कर रहा हो। तो ये तो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका टॉर्क आ गया, इक्वेशन नंबर 6 मान लिया हमने इसको। क्लियर? कहीं कहीं किताबों में माइनस अल्फा की वैल्यू बीटा भी पुट किया हुआ है, तो हम बीटा भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही है। क्लियर? अब इसी को हम जरा 3 फेज के लिए देखेंगे कि 3 फेज में कितना टॉर्क डेवलप होता है। जो कन्वेंशनल आपका मशीन होता है वो 3 फेज सिस्टम पे ही वर्क करता है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर ही होता है। तो जरा एक 3 फेज बैलेंस सप्लाई के लिए हम देखें कि आपका जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, पूरा एक्सप्रेशन यही आएगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो देखते हैं क्या होता है। फॉर 3 फेज साइनोसॉइडल पीएम एसएम। क्लियर? 3 फेज साइनोसॉइडल पीएम एसएम का मतलब क्या होगा, करंट भी क्या होगा, साइनोसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा मैंने डिस्कस किया था। तो आईए की वैल्यू क्या होगी, आई एम साइन ओमेगा टी, क्वेश्चन नंबर 1। आई बी इक्वल टू, आई बी क्या होगा, कॉस ओमेगा टी लेते हैं इसको, कॉस ओमेगा टी। आई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। एंड आई सी इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर? तीनों फेज क्या होंगे, एक 120 डिग्री लैग करेगा, दूसरा 120 डिग्री लीड करेगा। तो ये किसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, साइनसॉइडली। क्लियर? इसी तरह एम्पियर जो आपका टर्न्स या कंडक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मैंने ये बताया था ना, कंडक्टर्स जो होता है वो भी साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम Na निकालेंगे तो Na की वैल्यू क्या आएगी, NH/2 साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 4। NB इक्वल टू NH/2, सेम यहां भी वही लॉजिक यूज होगा, क्योंकि बैलेंस है तो ये भी 120 डिग्री लैग करेगा। सिमिलरली NC भी क्या होगा, 120 डिग्री ए से लीड करेगा। तो सेम चीज यहां पे मिलता है, कुछ अलग नहीं मिलता। क्लियर? क्योंकि जैसा आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी हिसाब से जो एम्पियर कंडक्टर्स या कंडक्टर्स हैं, मतलब सॉरी कंडक्टर्स जो है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिकली होता है। क्लियर? ठीक है, तो हम देखें जरा कि टोटल एम्पियर कंडक्टर्स क्या आ जाएंगे। ये चीज क्लियर हुआ होगा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो टोटल एम्पियर कंडक्टर्स की हम बात करें, टोटल एम्पियर कंडक्टर्स की हम बात करने जा रहे हैं यहां पे। मेरे ख्याल से ये तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को, उठा देते। टोटल एम्पियर कंडक्टर,
क्या हो जाएगा ये, NaIa प्लस NbIb प्लस NcIc के बराबर, यानी NS/2 साइन थीटा कॉस आई, यहां पे आ जाएगा Im कॉस ओमेगा टी प्लस NSIm/2 साइन थीटा माइनस 120 इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस 120, क्लियर, प्लस NSIm/2 साइन थीटा प्लस 120 इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस 120। जैसा हमने ब्रसलेट जीसी मोटर में सॉल्व किया था, जब ये दोनों चीजें थी तो क्या आया था आपका 3/2 के IM आया था ना। सेम लॉजिक यहां भी है, यहां भी आप सॉल्व करेंगे इसको तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो 3/2 IM NS साइन थीटा माइनस ओमेगा टी के बराबर आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्लियर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 3/2 IM NS/2 रहेगा, ये IM हो रहा था, अगर आपको याद हो तो हमारा वैल्यू क्या आया था 3/2 के IM। तो सेम लॉजिक यहां से भी 3/2 IM इंटू NS/2 साइन थीटा माइनस ओमेगा टी आ जाना है, क्लियर, ठीक है। तो यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करें, अगर हम माने कि हमारा जो RMS वैल्यू ऑफ करंट है, RMS वैल्यू ऑफ करंट वो आपका I है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए क्या हो जाएगा Im की वैल्यू क्या आ जाएगी I√2 के बराबर, चूंकि साइनसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन है तो I का क्या होता है Im/√2 होता है, तो Im की वैल्यू क्या हो जाएगी I√2 के बराबर। तो वैल्यू पुट कर दे तो क्या आ जाएगा आपका ये एम्पियर कंडक्टर्स, आ जाएगा आपका एम्पियर कंडक्टर्स इक्वल टू 3/2 I√2 इंटू NS/2 साइन थीटा माइनस ओमेगा टी, क्लियर। और जब हमने कैलकुलेट किया था तो वो हमारा कितना आया था NS/2 साइन थीटा, क्लियर, ठीक है। तो केवल यहां पे क्या हो रहा है, जो I की वैल्यू है, I की वैल्यू क्या हो जा रही है 3/2 I√2 के बराबर। अगर हम B थीटा की बात करें तो B थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है B क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा के बराबर, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, क्लियर, ठीक है। तो बी थीटा की वैल्यू भी हमारी यही हो जानी है, ठीक, सॉरी एम्पियर कंडक्टर था ना, एम्पियर को हमने कॉस में लिया था ना, तो कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8, क्लियर, ठीक है। तो एम्पियर कंडक्टर्स हमें मिल गया 3/2 I√2 NS/2 साइन थीटा माइनस ओमेगा टी। अगर हम टॉर्क की वैल्यू निकालें तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, I क्या निकाला था हमने I NS इंटू LR1 B LR1 बाई 4, ठीक है, इंटू पाई इंटू साइन माइनस अल्फा के बराबर, यही आता हमारा INS BL पाई R1/4 इंटू साइन अल्फा, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज हमने निकाल के रखी थी, तो ये हमारा वैल्यू आया था यहाँ पे, तो टॉर्क की वैल्यू हमारी ये आई थी, क्लियर। अब केवल क्या हो जाएगा, जो I आपने वहां पे सिंपल I पुट किया था, उस I की जगह पे हम ये करंट पुट कर देंगे। इस करंट की वैल्यू क्या है 3/2 I√2 के बराबर, यानी फॉर 3 फेज PMAC सिंपली टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क आ जाएगा आपका I की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3/2 I√2 NS BL R1 पाई बाई 4 इंटू साइन माइनस अल्फा। तो यही आपका टॉर्क का इक्वेशन आ जाता है, क्लियर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 मान लिया आपने। तो ये एक फॉर 3 फेज परमानेंट मैग्नेट AC मोटर के लिए टॉर्क का इक्वेशन है, क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं जरा इसको। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा टॉर्क का इक्वेशन निकाल लिया हमने, अब हमें निकालना है EMF इक्वेशन। अब हम बात करेंगे कि EMF इक्वेशन क्या आएगी, EMF इक्वेशन।
ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, ई इक्वल टू होता है माइनस डी साई बाई डी टी, जहां पे साई क्या होता है एनपी इंटू फाई के बराबर, यानी टोटल फ्लक्स लिंक है, जहां पे एनपी क्या है ऑलरेडी आपको बताया कि एनएस बाई टू साइन थीटा। क्लियर, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालना है, फाई। फाई की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस, और बी डॉट डीएस का मतलब माइनस थीटा से लेके प्लस थीटा, पूरा एक कंप्लीट, यानी फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी पूरा एक कंप्लीट साइकिल कह लीजिए, या 2 टाइम्स ऑफ 0 टू थीटा बी डीएस कह लीजिए, वो चीज निकालेंगे। अगर हमको पता है, देखो यहां पे हमारा यही आपका था, ये एंगल कितना था, डी थीटा के बराबर, जो हमने जो कंडक्टर पे कट किया हुआ था। अगर ये रेडियस आर है तो इस चाप की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 डी थीटा के बराबर। लेंथ कितना है, एल है, लेंथ कितना मोटर का, एल है ना। तो इस सेक्शन का जो क्रॉस, मतलब इस सेक्शन का जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, एल इंटू r1 डी थीटा के बराबर, क्योंकि हमें सरफेस पे ही तो देखना है कैसे पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक हो रहा है। क्लियर, तो ds की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तरह से L इंटू r1 डी थीटा के बराबर, ये आपका चाप और लेंथ। क्लियर, मान लो ये लेंथ है L, ये आप एक 3D व्यू समझ लीजिए। क्लियर, ठीक है। तो L इंटू r1 डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ds के बराबर हो जाएगी। वैल्यू पुट करें यहाँ पे, माइनस थीटा से थीटा, b की वैल्यू कितनी थी, यानी b थीटा, b थीटा की वैल्यू कितनी थी, b इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस अल्फा, ds की वैल्यू क्या है, L r1 डी थीटा के बराबर। क्लियर, तो जरा इसको सॉल्व करें, साई की वैल्यू देखें कितना आ रहा है, फाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी इंटीग्रेशन माइनस थीटा से प्लस थीटा, बी एल r1 कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस अल्फा डी थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार, ये आ रही है आपकी वैल्यू, आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस अल्फा, तो थीटा के टर्म में हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या आ जाएगा, ये साइन ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस अल्फा अपॉन -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, लिमिट पुट करेंगे माइनस थीटा और प्लस थीटा, तो साइन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का लॉजिक आएगा, फिर 2 साइन ए कॉस बी कर लेंगे हम, तो हमें पूरा पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और ये एक्सप्रेशन आएगा आपका बी एल r1 2 टाइम्स ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा। इसको करके देखिएगा, आसान है। ये क्या हो जाएगा, थीटा के टर्म में इंटीग्रेट करना है तो कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस अल्फा अपॉन -1। क्लियर, लिमिट पुट करेंगे माइनस थीटा से प्लस थीटा, तो एक साइन ए माइनस बी हो जाएगा, दूसरा साइन ए प्लस बी हो जाएगा। आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये रिलेशन आ जाता है। क्लियर, ठीक है। तो यहां पे ये रिलेशन आ गया आपका, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, बी एल 2 टाइम्स ऑफ r1 इंटू कॉस इंटू साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्लियर, 2 टाइम्स ऑफ r1 है तो इसको हम डायमीटर भी बोल सकते हैं, डायमीटर ऑफ मोटर क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी एल डी साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा के बराबर। अगर हम फाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है बी एल डी के बराबर होगा, यानी साइन थीटा के भी मैक्सिमम वैल्यू पे और कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा के भी मैक्सिमम वैल्यू पे, क्योंकि दोनों साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर, थीटा भी एज वेल एज टाइम डोमेन भी। क्लियर, अल्फा तो फिक्स क्वांटिटी है, तो ये तो आपको बीएलडी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमें क्या करना होता है, पर पोल पेयर एनालिसिस करनी होती है, तो फ्लक्स पर पोल पेयर कहीं भी आपने देखा होगा मशीन में, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स कहीं भी देखा होगा आपने, आप पोल पर पोल फ्लक्स ही निकालते हैं। क्लियर, तो ये हमने मान लिया कि ये आपका आ जाएगा फाई एम पी इक्वल टू बी एल डी बाई पी के बराबर, जहां पे पी क्या है, नंबर ऑफ पोल पेयर, ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ था। क्लियर, तो अगर हम आप इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इस एक्सप्रेशन को और भी लिख सकते हैं, फ्लक्स पर पोल पेयर क्या हो जाएगा, सिंपली हमें पोल पेयर से डिवाइड कर देना होगा, यानी बी एल डी बाई पी साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर,
हमें फाई मिल गया। जब हमें फाई मिल गया तो हमें क्या निकालना है, साई। साई की वैल्यू क्या है, एनपी इंटू, साई की वैल्यू क्या है, एनपी इंटू फाई के बराबर। एनपी की वैल्यू कितनी थी, एनएस बाई टू साइन थीटा डी थीटा, और प्लस की वैल्यू कितनी है, बी एल डी बाई पी साइन थीटा थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्लियर, ठीक है, यही है आपका। ठीक, तो सिंपली हमें वैल्यू पुट करके, सॉरी एनपी की वैल्यू क्या थी हमारी, एनएस बाई टू साइन थीटा। क्लियर, ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनएस बी एल डी बाई टू पी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्लियर, ठीक है, तो ये तो साई के लिए आया। अगर हम बोले कि डी थीटा सेक्शन में कितना फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डी थीटा के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ये आपका साई है, ठीक है। अगर डी थीटा पोर्शन के लिए डी साई की वैल्यू हम निकालना चाहें तो डी साई के लिए क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, एनएस बाई टू साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डी थीटा के टर्म में इंटीग्रेट हो जाएगा। यानी इसको हम जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पे जो साई की वैल्यू आती है, साई यानी डी साई हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम जीरो से साई, इसकी वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स ऑफ जीरो से पाई बाई टू एन एस बी एल डी अपॉन 2p साइन स्क्वायर थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा डी थीटा। क्लियर, ठीक है, फिर से वही काम हम करते हैं, जीरो से पाई बाई टू, एक हाफ पोल पीच हो गया तो फुल पेज के लिए वो 2 टाइम्स ऑफ जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर, तो ये आ जाएगी आपकी बी एल डी एन एस अपॉन 2 इंटू पाई बाई टू कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। आप इंडिकेट कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 से रिप्लेस करेंगे, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, तो यही एक्सप्रेशन आ जाना है। यानी ये साई की वैल्यू आपको मिल गई।